हाय, हाउ आर यू ऑल? तो पिछले लेक्चर में हमने फ्री सरफेस का मैंने ज़िक्र किया था कि फ्री सरफेस की शेप कैसी होगी, वो सब बातें। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको हम अलग ही लेक्चर में पढ़ेंगे। पिछला लेक्चर चलो सेपरेट रखते हैं, इसको फ्री सरफेस के नाम से इस लेक्चर को दे देते हैं। तो होगा क्या, हो क्या रहा है, पहले मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब तक हमने जो चीज़ पढ़ के आए, थोड़ा सा एक बार उस पर ध्यान देते हैं। आप ये बात तो जानते ही हैं ना, आप इतनी बात जानते हैं कि ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पॉइंट इसको मैं 1 मान लूँ और इस पॉइंट को मैं 2 मान लूँ, तो अगर मैं नीचे आऊँ, h हाइट नीचे, सो P2 आप क्या लिखोगे? P1 प्लस रो जी एच। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो पी नॉट लिख दोगे आप, पर मैं जनरल बात कर रहा हूँ। ऊपर से लिख रहा हूँ तो पी नॉट प्लस रो जी एच लिखते आए हो आप, तो मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि 1 से 2 आया P1 प्लस रो जी एच। तो अल्टीमेटली जो सेकंड पॉइंट है, जब आप डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है और वो डिपेंड करता है ये वर्टिकल कॉलम की हाइट पे, रो जी एच। ये प्रेशर इंक्रीज हुआ रो जी एच, यानी कि इस वर्टिकल कॉलम की हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि प्रेशर आपने लिख दिया, P इज इक्वल टू रो जी एच आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब अगर ये मैं एक्सेलेरेट करता था, अगर मैं इसको एक्सेलेरेट करता था, तो इसको, इस कहानी को थोड़ा सा यहाँ पे कह देते हैं, इसको ऐसे ही रह देते हैं, रहने देते हैं इसको, ये एक्सेलेरेशन यहाँ। तो अब अगर मैं इस 1 पॉइंट और इस 2 पॉइंट के बारे में बात करूँ, तो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन प्रेशर डिक्रीजेस, यानी कि P1 माइनस P2 विल बी इक्वल्स टू रो एक्सेलेरेशन, और जो ये इसके बीच की लेंथ है रो ए एल, तब ऐसे लिखूंगा। तो अभी तक मैंने कुछ बात नहीं की, मैंने सिंपल प्रेशर का डिफरेंस वगैरह में लिख रहा था। अब सवाल आता है कि ये जो फ्री सरफेस पहले थी ना, ये जब रेस्ट में था, तो ये फ्री सरफेस कैसी हो जाएगी? तो पहले हल्का सा एक आइडिया लेते हैं कैसी हो जाएगी। दिल क्या कह रहा है कैसी हो जाएगी? तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कैसी हो जाएगी, तो और मैं ये डायग्राम बना दूं, 2-3 डायग्राम बना दूं कि भाई कैसी हो जाएगी ये जब आप इसे एक्सेलरेट करोगे, क्या ऐसी हो जाएगी? ठीक है जी, क्या ऐसी हो जाएगी या ऐसी हो जाएगी? ठीक है, ये कुछ कुछ बातें हैं, आराम से धीरे धीरे समझना। एक बार ये सब समझाने के लिए हैं क्योंकि टॉपिक पढ़ रहे हैं भाई, तो टॉपिक की तरह से ही चलेगा, पर आपको धीरे धीरे हर एक बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अब ये डायग्राम है, तो बच्चे के दिमाग में क्या आता है कि अच्छा सर ये तो बात सही है, सर एक काम कर लेते हैं, इसके बारे में सोचता हूँ, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बारे में। ये पॉइंट ए है सर, ये पॉइंट बी है सर, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो प्रेशर, एक बात तो सही है सर, प्रेशर इंक्रीज होता है तो पी बी इज ग्रेटर देन पी ए, बिल्कुल सही बात है। फिर बच्चा दिमाग लगाता है सर अगर प्रेशर है तो यहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ये तो सर पी नोट, और यहाँ भी पी नोट होना चाहिए, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे ये तो बिल्कुल यहाँ पे है, तो ये पॉइंट पे तो सर पी नोट है। अब सर यहाँ पे पी नोट तो हो नहीं सकता, जब आप ऐसे चल रहे हो और आप कह रहे हो कि ये पॉइंट है, यहाँ पे पी नोट है, और आप कह रहे हो कि पी बी पे प्रेशर ज़्यादा है, तो पी नोट तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा है। अब ज़्यादा प्रेशर कहाँ से लेके आऊँ सर? दिक्कत तो ये है सर, मैं यहाँ से यहाँ चला, अब बच्चे के दिमाग में आया यार ज़्यादा प्रेशर कैसे होगा? प्रेशर लाने का तरीका एक ही है, ये वाला, जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो प्रेशर इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब इतना तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे हो रहा होगा, यानी कि यहाँ पे लिक्विड आ गया होगा इसके ऊपर, इस हाइट का, जिसने प्रेशर बढ़ाया होगा। यानी कि जैसे जैसे आप ऐसे चल रहे हो, इन पॉइंट्स के ऊपर यहाँ तक आ रहे हो, तो यहाँ मैक्सिमम प्रेशर बढ़ेगा। देखो भाई, P2 माइनस पी रो ए एल, तो यहाँ तो मैक्सिमम इंक्रीज हो गया होगा, तो इसके ऊपर जो वर्टिकल कॉलम होगा उसकी हाइट ज़्यादा होगी। तो कुछ अगर मैं ऐसे मिला दूँ, तो इसका मतलब मुझे एक बात तो समझ में आ रही है कि लिक्विड की शेप कुछ इस तरह की आने वाली है।
तो ये तो नहीं होने वाला, ये बच्चे के दिमाग में आ गया। अब सर ऐसा भी तो हो सकता है ऐसी शेप आ जाए, ये आ जाए सर, देखो सर हर जगह इंक्रीज ही हो रहा है, तो यहाँ इंक्रीज 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 इंक्रीज, सर यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, ये देखो सर यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, और सर यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, तो या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब इसके लिए हम चीज़ें चेक करेंगे, थोड़ी सी फिजिक्स करते हैं। अगर अब साइड में ले आओ थोड़ा, इसको वापस से बनाओ, देखो जी, इसके बाहर सवाल नहीं आएगा, आप ये समझ लोगे बहुत हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये है जी, आप एक बार के लिए यहां से चलो, ठीक है जी, और इधर के लिए चलो, ये मैं नॉर्मली, इसको भी छोड़ो, ये पॉइंट्स बना लो, ये 1 है, इसको ऐसे कर लो, ये पॉइंट्स 1 ले लो, और ये पॉइंट आप 2 ले लो, सिंपल। आप छोड़ दो क्या है क्या नहीं है, और ये इधर एक्सेलरेट करा लो, यही तो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन है ये। तो मैं 1 और 2 दो पॉइंट ले लेता हूं, तो भैया जब इधर की बात करूं तो यहां तो पी नॉट ही होगा, जो भी है। आप इधर मैंने कितना चला, मान लिया भैया मैं चल देता हूं डेल्टा एक्स, आप कहोगे चल लो सर कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर इंक्रीज होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो आप तुरंत कहोगे सर P1, अगर मैं P2 माइनस P1 लिख लूँ सीधा ही, तो सर ये हो जाएगा रो ए डेल्टा एक्स। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब सर अगर P2 ज़्यादा है तो तरीका एक ही है कि यहाँ पे कुछ लिक्विड कॉलम होगा इसके ऊपर, इतनी हाइट का, क्योंकि भाई ये तो बिल्कुल, ये पॉइंट तो मैंने बिल्कुल इस वॉल के बिल्कुल यहाँ ले लिया, ठीक है जी। तो यहाँ प्रेशर अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ तो पी नोट ही है, तो पी नोट ही जिंदा रहेगा, पी नोट है यहाँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ मैंने मान लिया इनिशियल शुरू ही मैं पी नोट से कर रहा हूँ, तो पी नोट से आप आगे जाओगे तो पी नोट प्लस समथिंग ही होगा, या फिर P1 प्लस समथिंग होगा। तो अगर मैं P2 और P1 की बात करूं तो अल्टीमेटली जितना भी प्रेशर का डिफरेंस आएगा वो डेल्टा वाई के हिसाब से ही आएगा। आप कह रहे होगे कि यार सर ये क्या बात हुई, ये कुछ नहीं है, मान लो यहाँ पी नॉट है, और यहाँ भी वर्टिकल कॉलम की हाइट के ऊपर तो पी नॉट ही था ना भाई, तो P2 का प्रेशर कितना हो गया, P2 का आ गया पी नॉट प्लस रो जी डेल्टा वाई, और P1 का तो पी नॉट ही है, और अगर मैं P2 माइनस P1 कर दूंगा तो भैया आ जाएगा रो जी डेल्टा वाई। आप कहोगे हाँ सर अब थोड़ी सी बात समझ में आ रही है, ये बात आपने सही करी कि आपने तमीज़ से लिख दिया, ठीक है। अब आप दूसरी बात पे आ जाओ, अब आप दूसरी बात पे आ जाओ। अगर मैं 1 और 2 को इक्वेशन को साथ साथ लिख लूँ तो ये हो जाएगा रो ए डेल्टा एक्स विल बी इक्वल्स टू रो जी डेल्टा वाई। भाई दोनों बराबर ही होना चाहिए, P2 माइनस P1। तो अगर आप यहाँ से देखो तो रो से तो रो कट गया, यानी कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स विल बी इक्वल्स टू ए बाई जी बन गया। यानी कि अगर मैं इसका ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं तो ये आ गया तुम्हारा टेन थीटा, दिस विल बी इक्वल्स टू टेन थीटा। तो आपका टेन थीटा क्या आ गया, ए बाई जी क्या है, कांस्टेंट। तो अगर टेन थीटा कांस्टेंट है, टेन थीटा क्या है बच्चे, कांस्टेंट है अगर, तो ये वाली लाइन, ये फ्री सरफेस कुछ ऐसे हो जाएगी नहीं हो जाएगी, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लो ऐसे, ठीक है। तो जी कुल मिला के बात ऐसी है, फ्री सरफेस ऐसे हो जाएगी, यानी कि फ्री सरफेस कितना एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ, ये वाला। क्यों, क्योंकि मैं अब ये बात समझाता हूँ, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ तो वर्टिकल हाइट कॉलम की हाइट ऐसे बढ़ती जाएगी, लेकिन आप डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, आप जितना डेल्टा एक्स चलोगे डेल्टा वाई इंक्रीज होगा, लेकिन वो जो इंक्रीज है वो ए बाई जी ही रहने वाला है। यानी कि ये थीटा एंगल आप कहीं भी बनाओ, आप यहाँ से यहाँ चलो, ठीक है, आप यहाँ से यहाँ चलो, ये थीटा तो सेम ही रहना है ना भाई, ठीक है। तो तुम्हारा जो फ्री सरफेस है वो ऐसे होगा कांस्टेंट, आपका लीनियर चेंज ऐसा, जितना यहाँ चेंज हो रहा है उतना ही है, यानी कि थीटा तुम्हारा कांस्टेंट है, यानी कि डेल्टा वाई विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, और ये समथिंग आ गया,
यानी कि ये कांस्टेंट उससे थीटा तुम्हारा हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या थीटा सेम है? नहीं। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा थोड़ा सा मुझे ये प्रेशर वाली उससे मैंने समझा कि अच्छा फ्री सरफेस कैसी हो जाएगी। भाई प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो हाइट, कॉलम की हाइट ऊपर ही आएगी, सीधी सी बात है। तो अब आपके एक दिमाग में पिक्चर बन गई है। पिक्चर क्या बन गई है कि भैया अगर एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो एक्सेलरेट कर रहा है तो सीधी सी बात है प्रेशर का डिफरेंस हॉरिजॉन्टली आएगा, और हॉरिजॉन्टली प्रेशर का डिफरेंस दिखाने के लिए आपको ऊपर वर्टिकल कॉलम दिखाना पड़ेगा लिक्विड का। तो ये एक बात फ्री सरफेस के लिए सेट हो रही है मेरे दिमाग में। अब चलो ठीक है, अब सर बार बार इतनी इतनी ज़्यादा थोड़ी ना मैं चीज़ें करता फिरूंगा। तो अब उसके लिए क्या है, इन सब के लिए अब हम एक फोर्स वाला मेथड सीखते हैं, जो कि हम हर जगह अप्लाई करेंगे। ये तो मैंने सिखाने के लिए था कि हो क्या रहा है, ये तो एक नॉर्मल बात है, हर जगह बात है ये तो। अब मैं हर चीज़ से कैसे बच के निकलूँगा, तो मैं बचने का तरीका बताता हूँ। अब हम देखते हैं मेथड सेकंड, जो कि कॉम्पिटिटिव जर्नी के लिए बड़ा बढ़िया मेथड है। ये ऐसे है जी। अब आप ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। कुछ चीज़ें मैं रिजल्ट ही लूँगा और कुछ इंपॉर्टेंट बात समझ में आएगी, मेरे सामने एकदम से दिखेगी। देखो ये क्या है, अगर मैं ये एक वॉल्यूम, ये एक एलिमेंट ले लूँ, एलिमेंट ले लिया, ये लिक्विड का ही एलिमेंट लिया और सरफेस पे ही कंसिडर किया। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं ये ऐसे कंपोनेंट कर लेता हूं जी, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो आपको। ऐसे तो आप एक बात तो समझ पा रहे होंगे कि गुरुजी, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये लिक्विड इधर भी फोर्स लगाएगा, ये लिक्विड इधर भी फोर्स लगाएगा। लिक्विड फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा? लिक्विड फोर्स यहां भी लगा रहा होगा। ऊपर लिक्विड यानी कि जो भी एयर वेयर, लिक्विड कह रहा हूँ, फ्लूइड जो होगा, फ्लूइड बोल देते हैं, तो उसमें लिक्विड ऊपर ये वाला भी और ये वाला भी दोनों आ जाएंगे। तो फ्लूइड तो फोर्स लगा ही रहा होगा। अब अगर फ्लूइड फोर्स लगा रहा है और इसका वेट कहाँ है, मजे की बात देख, सुनते जाना आप, आपका मतलब आप कहोगे कि यार ये तो सही बात है एकदम। ये वेट इधर है mg, और ये फिर हम तुरंत बना देंगे, अभी बस समझा रहा हूं। तो वेट इधर है। अब लिक्विड ये वाला अगर आप देखो, ये वॉल्यूम एलिमेंट जो है, ये रेस्ट की बात कर रहा हूँ, ये रेस्ट पे कहीं नहीं भाग रहा दौड़ रहा। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स हॉरिजॉन्टली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे एलिमेंट पे? आप कहोगे हाँ सर। तो यानी कि फ्री सरफेस पे हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होते हैं वो बैलेंस करते हैं एक दूसरे को अलोंग द सरफेस। तो मैं बात लिख लेता हूँ, फिर इसी बात का यूज करूंगा, देखना आप, और सारे सवाल बना दूंगा। अलोंग द सरफेस ऑफ एलिमेंट, सारे के सारे जो फोर्स हैं वो बैलेंस्ड हैं। फोर्स आर बैलेंस्ड, जो भी फोर्सेस हैं वो सारे के सारे बैलेंस्ड हैं। पहली बात पता चली। दूसरी बात, अलोंग द नॉर्मल, इसका हम बहुत बढ़िया इस्तेमाल करेंगे। अलोंग नॉर्मल टू सरफेस, इसकी कहानी देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ये लिक्विड की सरफेस में यही बना रहा हूं। ये लिक्विड की सरफेस अगर जैसे पहले हमने देखा, अगर ऐसी हो भी गई तो भी तो वॉल्यूम एलिमेंट तो मैं अलोंग द सरफेस ही ले रहा हूं मैं तो अपना। तो आप यहां भी बच्चे मजे की बात देखो, आप एक बात बताओ, ये वाला तो अभी भी ऐसे ही लगाएंगे, यहां फोर्स एफ एल लगेगा नहीं लगेगा? ये भी एफ एल लगेगा। दूसरे फ्लूइड वो तो हमेशा परपेंडिकुलर, तो वो तो अलोंग द नॉर्मल, तो फ्लूइड तो हमेशा अलोंग द नॉर्मल ही फोर्स लगाएगा, तो उसकी तो हमें टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर आप देखो इस एलिमेंट पे mg इधर आ गया, ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी। यानी कि mg ने थोड़ा सा हमारा मामला गड़बड़ कर दिया। तो इसका मतलब इस mg का कंपोनेंट तो यहीं आना चाहिए और ये वाला दो कंपोनेंट आगे। तो अगर सरफेस ऐसी हो रखी होगी तो इसको कोई ना कोई तो बैलेंस कर रहा होगा, इसके इस वाले कंपोनेंट को mg। अगर ये मैं थीटा ले लूँ तो mg साइन थीटा, तो कोई ना कोई तो बच्चे बैलेंस कर रहा होगा इधर, वही तो सूडो फोर्स आएगा। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब क्या है कि अलोंग द नॉर्मल, जो मैं बात समझा रहा हूं, अलोंग द नॉर्मल ये तो हमेशा ही ऐसे लगेंगे नहीं लगेंगे?
अरे लगेगा नहीं लगेगा। और ये वाले हॉरिजॉन्टल वाले हमेशा बैलेंस करेंगे। हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट क्यों बैलेंस करेंगे, चाहे कोई भी फोर्स हो, क्योंकि ये मूव थोड़ी ना कर रहा है, इधर फ्री सरफेस है ना, तो ऐसी की ऐसी रहेगी। तो अगर ये फ्री सरफेस मूव नहीं कर रही तो अलोंग द हॉरिजॉन्टल तो बैलेंस रहने हैं, तो बचे नॉर्मल। तो जो सरफेस है वो हमेशा, जो ये फोर्स है इसके हमेशा नॉर्मल रहने वाली है। ठीक है, परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर रहने वाली है। तो अब बात क्या है, यहां से मैंने इन सारी चीजों से मैं सम अप करता हूं, मैं बात निकालता हूं, जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि अलोंग द सरफेस ऑफ एलिमेंट फोर्स क्या होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। दूसरा, अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस, मैं फ्लूइड वाले फोर्स तो हमेशा अलोंग द नॉर्मल रहेंगे, तो फ्लूइड वाले जो फोर्स हैं, फ्लूइड जो लगा रहा है उसको छोड़ दो, उससे कोई काम का नहीं है। बाकी सारे फोर्स लिखने हैं, शूडो भी लिखना है इसके ऊपर और एमजी भी लिखना है, जो भी है। अब मुझे वहां से जो मेरा नेट फोर्स आया, एफ नेट जो आया, एफ नेट फोर्स जो आया, उसके जो फ्री सरफेस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। अब ये क्या बात कह दी सर ने, भाई एक बात बताओ, ये वाले तुम्हें बैलेंस करने हैं, समझना आप मेरी बात, ये वाले बैलेंस करने हैं तुम्हें। तो ये mg का कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक ma है उसका कंपोनेंट इधर आ जाए, दोनों बैलेंस हो गए, तो नेट फोर्स किधर आया, इधर ही आया ना। अगर नेट फोर्स इधर है तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही तो कर लिया आपने। तो अब मैंने इन सारी बातों से, सारी बातें जो मैंने समझी, तो मैंने एक बात निकाल ली कि मैं कुछ नहीं करूंगा। अब मुझे क्या करना है निकालने के लिए, ये पूरा जो मैंने आपको समझाया है, अब मैं बता रहा हूं निकालने के लिए हम क्यों लगा रहे हैं ऐसा। तो मैं कोई भी पॉइंट फ्री सरफेस का पकड़ूंगा। अब आप ध्यान से देखना, इस पूरी थ्योरी को अप्लाई कैसे करूंगा मैं। अब देखना, आप ध्यान से, जो आपने पहले किया है अब वो आपका 2 लाइन में आ जाएगा। ये देखो जी, ये देखो, अब ये थी आपकी बच्चे फ्री सरफेस, यहां बना लो, और ये मूव कराया आपने ऐसे। आप क्या करो, मस्त इसको रोको और ये पॉइंट यहां पकड़ लो, पॉइंट पकड़ लो बस अभी। तो इसका मतलब, भाई अभी तो मुझे कुछ भी नहीं पता ना, तो मुझे पहले पता लगाना है। तो पता लगाने के लिए क्या, एक पॉइंट पकड़ लो ऐसे, तो ये एम जी ले लो ऐसे। समझते रहना करेंगे क्या हो, जो मैंने ऊपर सारी थ्योरी पढ़ाई है उसको ही करेंगे हम। तो फोर्स एम जी ले लिया ऐसे, ठीक है जी। दूसरी बात, इस पे सूडो भी लगेगा। आप कह रहे होगे हाँ ये बात तो सही है, और सूडो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा एम ए। ठीक है जी, क्लियर है, ये वही है। ये एलिमेंट माना है मैंने, एलिमेंट ऐसे, एलिमेंट मान लिया मैंने ऐसे। अब मुझे एलिमेंट की शेप नहीं पता कि एलिमेंट कैसे होगा। अब यहां से मुझे एक चीज तो पता चल रही है, एक चीज तो पता चल रही है, पहले तो मुझे ये तो पता लगना चाहिए ना कि एलिमेंट अब मैं बनाऊंगा कैसे। ठीक है जी, ये वही एलिमेंट है, तो इसको मैंने पॉइंट बना लिया ऐसे। अभी नेट फोर्स किधर आएगा, अगर इन दोनों का मैं नेट देखूं तो आप कहोगे नेट तो सर इधर आएगा, दो वेक्टर का सम करेंगे तो एफ नेट तो इधर आएगा, ये एफ नेट आ गया। भाई रोक लो आप सिस्टम को, एफ नेट इधर आएगा। तो सर ये तो बात हमें पता है कि जो, अगर मैं फ्लूइड के फोर्स को छोड़ दूं, अगर मैं फ्लूइड के फोर्स को सबको हटा दूं, तो जो उसके ऊपर बचा हुआ है एम जी, तो सरफेस उसके क्या है, परपेंडिकुलर है नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। तो इसका मतलब जो मेरा वॉल्यूम एलिमेंट, जो मेरा वाटर का, जो भी लिक्विड का, वाटर लिक्विड जो भी आपने भर रखा है, लिक्विड बोल देते हैं, एलिमेंट है, तो वो तो एक बात तो तय है कि वो ऐसे आएगा। ठीक है जी, और अगर वो ऐसे आएगा, अगर वो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा अगर, तो इसका मतलब फ्री सरफेस कुछ ऐसे होनी चाहिए। अरे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये फ्री सरफेस हो गया। अब ये तो भैया हर जगह ही ऐसा आएगा। ये थोड़ा सा शेप आप इसको थोड़ी सी चेंज कर लो, ऐसे कर लो। ये एलिमेंट ले लिया आपने, ठीक है जी। तो ये आपकी फ्री सरफेस, आप कह रहे हो ना कि ऐसे आ जाएगी, बात एकदम सही है। ये बात एकदम सही है।
तो जो फ्री सरफेस पहले ऐसे थी, अब वो फ्री सरफेस ऐसे। और यही तो आप इतना मत्था आपने जो मारा था, ये सारा जो बात प्रूव करी थी, ये सारी यही तो बात थी। तो अब मैंने वो फोर्स वाली टर्म लेके और चीज़ें आसान कर दी। तो अब मुझे क्या पता है, ये एलिमेंट बना लिया मैंने नेट फोर्स के परपेंडिकुलर। अब मुझे एक बात पता है, देखना आप सेम बात आ जाएगी निकल के। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे क्या बताना है, अल्टीमेटली ये थीटा एंगल बताना है। अब आप ये बताओ, ये एम ए कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है तो थीटा तो आप कहीं, अब ये वाला नेट फोर्स आप यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी बना लो, पकड़ के कहीं भी बना लो। यहाँ बनाओगे एम जी इधर, एम ए इधर, तो ये तो कांस्टेंट है ना भाई। तो एफ नेट तो सेम ही, एफ नेट तो हर जगह सेम रहेगा नहीं रहेगा, एफ नेट कांस्टेंट है तो ये तो हर जगह सेम रहेगा। ठीक है, तो वो बात भी समझ में आ गई कि अच्छा कर्व भी नहीं बनेगा, क्योंकि नेट फोर्स के और नेट फोर्स तो सेम है। नेट फोर्स डिस्टेंस के साथ चेंज थोड़ी ना हो रहा है, तो कांस्टेंट है। नेट फोर्स तो ये है ना इसका रिजल्टेंट, और ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। अब मजेदार बात देखना आप, ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, अब इस वाली बात का यूज करेंगे। अलोंग द सरफेस बैलेंस्ड होने चाहिए फोर्स। ये थीटा हो गया, ये कितना हुआ बच्चे, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये कितना बन गया तुम्हारे पास, बताओ जी, अरे बोलो। ये हो गया भैया 90 माइनस थीटा, ऐसे है नहीं है भाई। अगर मैं इसको, ये वाले को अगर मैं थीटा मान लूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल है 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बना थीटा, और ये कितना बना जी 90 माइनस थीटा। तो अल्टीमेटली एम ए का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा हॉरिजॉन्टल एम ए कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा एम जी साइन थीटा। अब ये वाले फोर्स बैलेंस्ड होने चाहिए, तो जी यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ मैं, एम ए कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू एम जी बच्चे साइन थीटा। तो यहाँ से सीधा आ गया टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू ए बाई जी। तो यानी कि जो मैंने इतनी मेहनत मशक्क़त अब ये की थी, मुझे क्या करना है, मुझे बस इतना सा काम करना है कि मैं नेट फोर्स निकालूंगा, नेट फोर्स के हिसाब से नेट फोर्स के परपेंडिकुलर में एलिमेंट बना दूंगा, नेट फोर्स देखूंगा कांस्टेंट है या नहीं है। अगर वेरिएबल है तो इसका मतलब शेप मेरी लीनियर नहीं आएगी, और अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये ऐसे आएगा। सिंपल, ये थीटा आ गया, इजिली मैं निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब फोर्स को वेरिएबल करते हैं। अब आपको मजा आएगा। देखो इसका, ये तो नॉर्मल यूज हो गया, अब इसका बेहतरीन इस्तेमाल मैं सिखाता हूं आपको, फोर्स वाले मेथड का। प्रेशर से भी कर सकते हैं, लेकिन फोर्स वाले मेथड का बहुत बेहतरीन मैं आपको इस्तेमाल सिखाता हूं। जैसे जी देखो, ये वाला तुम्हारे पास है, कंटेनर है एक, थोड़ा बड़ा बड़ा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंटेनर है भैया, इसमें आपने ये फ्लूइड भर रखा है, ये फ्लूइड भर रखा है आपने इसमें भैया। ये हो गया जी। और आप क्या कर रहे हो भैया, आप इसको ऐसे आपने रोटेट करना शुरू कर दिया। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा क्या करने वाले हैं अपन, रोटेट कर दिया ओमेगा। तो अब इसकी फ्री सरफेस की आपको शेप बतानी है। अब मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, ना मेरे में इतनी बुद्धि है कि कैसे करूं। मुझे तो मेरे मास्टर ने दो चीज़ें सिखाई हैं, नेट फोर्स बना ले किसी भी पॉइंट पे जाके। तो मेरे मास्टर साहब ने तो मुझे ये कहा था कि यहाँ तू पॉइंट बना, पॉइंट बना के फोर्स बना, तो इस पॉइंट पे एलिमेंट को तू पॉइंट से डिनोट कर ले अभी के लिए। तो मेरे मास्टर ने कहा था कि एम जी तो बना लो यहाँ पे, ठीक है। क्या और भी कोई फोर्स लग रहा है भाई, अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ये वाला पॉइंट ऐसे भी तो रोटेट कर रहा होगा। तो अगर ये पॉइंट मेरे बच्चे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ तो भैया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ए सी विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर सेंट्रीपिटल है तो मुझे तो सब कुछ रोकना है, मुझे तो इसके अंदर जाके बैठना है बढ़िया। तो अगर मैं इसके अंदर जाके बैठता हूँ मस्त इसी फ्रेम में, तो मैं सूडो लगाऊंगा, और सूडो कहाँ लगता है, अवे, तो ये सूडो लग गया, और ये आ गया बच्चे एम ए सी।
ये सूडो लगा दिया आपने। क्या है ये? सूडो, जिसको आप बोल देते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसका नेट तो भैया इधर बनेगा। सर कुछ कुछ बात समझ में आ रही है, सही कह रहे थे आप। ये वाली तो अब एलिमेंट कैसे बनेगा? एलिमेंट बनेगा ऐसे। यार ये मास्टर तो सही बता रहा था। तो एलिमेंट ऐसे बना लिया। अब जैसे ही आपने एलिमेंट ऐसे बनाया तो आपके दिमाग में एक बात सेट हुई कि मास्टर ने एक बात और बोली थी, एलिमेंट आते ही अलोंग द फोर्स आप सेम कर लो। और ये पॉइंट आपने कहीं एक्स वाई पॉइंट लिया है। लेकिन अब आप मजे की बात देखो, मास्टर ने एक बात और बोली थी, क्या ये कांस्टेंट है? ये तो कांस्टेंट है, पर एम ए सी, अरे ये तो पॉइंट के साथ वेरी कर रहा है भाई। तो यानी कि फोर्स तो वेरी करेगा। अगर फोर्स वेरी करेगा तो इसका मतलब सरफेस लीनियर तो नहीं आने वाली, सरफेस ऐसी तो नहीं आने वाली। ये समझ में तो आ गया। यानी कि प्रेशर भी वेरी करेगा, तो इक्वली वो चेंज नहीं होगा क्योंकि थीटा सेम नहीं है। तो मैं क्या कर लेता हूं, अब मुझे पता है, ये मैं मान लेता हूं थीटा। ये थीटा क्यों मान रहा हूं, इसका भी लॉजिक है, अभी देंगे। ये थीटा मान लिया तो ये कितना आ गया तुम्हारा, अगेन 90 माइनस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करो, फोर्स अलोंग सरफेस ऑफ एलिमेंट। क्योंकि भैया मैं तो सब कुछ यहां से देख रहा हूं ना, तो ये एलिमेंट तो ऐसा का ऐसा ही दिखेगा मुझे, रेस्ट में ही बढ़िया। तो ये इधर उधर ऊपर नीचे तो मूव नहीं करे, तो फोर्स तो बैलेंस रखने हैं आपने। तो आपको अगर फोर्स बैलेंस करने हैं तो इसका मतलब मुझे इतना पता है कि एम जी साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू एम ए सी कॉस थीटा। तो यानी कि मेरा टेन थीटा क्या आ गया, ए सी बाई जी। यानी कि मेरा टेन थीटा क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, अगर ये थीटा है, ठीक है जी, इसको थोड़ा और अच्छे से, अगर ये है ये स्लोप, तो अगर मुझे यहाँ मैं इस पॉइंट पे मैं स्लोप लूँ, ये थीटा, तो क्या ये डी वाई बाई डी एक्स होता है या नहीं होता है? आप कहोगे हाँ सर, ये तो आपने बेसिक मैथ से लिंक कर दी बात को। तो इसका मतलब ये इसीलिए तो मैंने थीटा लिया है, समझ गए आप? ताकि मेरा ये अब टेन थीटा मेरा क्या बन जाए, डी वाई बाई डी एक्स, और वाई और एक्स के बीच में इक्वेशन आती तो मुझे इसकी शेप ही पता चल जाएगी। तो आप ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ये पॉइंट, ये तो भैया बहुत ही छोटा है, इनफाइनेटली स्मॉल, बहुत छोटा, यानी कि इसी पॉइंट पे ये ऐसे वॉल्यूम एलिमेंट ले रखा है मैंने, ठीक है। तो ये वाला थीटा है, तो डी वाई बाई डी एक्स ही तो बनेगा। तो भैया विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। तो आंसर आया डी वाई विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई जी। इंटीग्रेट कर लो। अब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है वो भी बात है। अब मैंने मान लिया कि भैया ये कुछ इस तरीके का है। इसकी अभी लिमिट नहीं लेता हूँ मैं, इसकी लिमिट लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी कहाँ से कहाँ तक, आप यहाँ से ज़ीरो से, और ये आप कहाँ तक जा रहे हो, ये एक्स पॉइंट तक ही जा रहे हो मान लो। इन जनरल निकाल लेते हैं अपन, कैसे शेप ही तो निकालनी है, तो इन जनरल एक्स मान लेते हैं। अभी मुझे नहीं पता, मैं यहाँ एक्स तक गया हूँ, कैपिटल एक्स तक, तो मैं ज़ीरो से एक्स तक गया हूँ, ठीक है। और ज़ीरो पे अब मुझे नहीं पता, मान लिया मैंने ज़ीरो पे वाई तुम्हारा यहाँ पे है, वाई तुम्हारा यहाँ है एच नॉट, ठीक है। और ये एच नॉट से वाई तक वेरी करेगा, मुझे नहीं पता, तो मैं ये लिमिट ले लेता हूँ एच नॉट से वाई तक। अभी समझाऊंगा उसको भी कि क्या क्या लिया है ये लिमिट। तो ये आ गया वाई माइनस एच नॉट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी। तो एक कैसा शेप आ रही है, पैराबोला टाइप। तो y विल बी इक्वल्स टू एच नॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी। तो एक कैसी शेप आई निकल के इसकी, पैराबोला। अब ये मैं लिमिट क्या ली है, ऐसा भी हो सकता है, देखो जैसे जैसे आप इसको रोटेट करोगे तो ये शेप ऐसे हो जाएगी। तो क्या पता ये ओमेगा आप इतना रोटेट कर रहे हो, इतनी आ रही हो, लेकिन जैसे जैसे आप ओमेगा को इंक्रीज करोगे, आप ओमेगा को इंक्रीज करोगे 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 करोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा ये ऐसी शेप बन जाएगी।
ये बिल्कुल बेस से टच हो जाएगी। तो उस केस में एच नोट क्या हो जाएगा तुम्हारा, एच नोट क्या हो जाएगा, 0। तो अगर आपने ओमेगा इतना सेट कर दिया, इतना रोटेट कराया उसको कि इफ, इसलिए ये लिमिट ली गई, इफ एच नॉट इज इक्वल टू 0, तो वाई किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो y किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g, या फिर इन जनरल लिख लो अभी, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई, मुझे नहीं पता तो मैं ये जनरल मान लेता हूँ। तो हल्का सा लिमिट का आइडिया क्या है, तो लिमिट जो हमने ली है, लिमिट के लिए मैं प्रॉपर अब इसकी शेप बना देता हूँ कि ये लिक्विड की जो शेप हुई है वो ऐसी होगी है, ठीक है जी, कुछ इस तरह की शेप। ये लिक्विड ने इस तरह की शेप के लिए मैंने लिमिट ली है कि मान लो लिक्विड की शेप ऐसे, भाई घूमता गया, फिर वो थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगा, क्या पता ऐसे भी हो रहा है, तो वो ओमेगा पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, ओमेगा पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो ये सवाल फर्दर हमें नहीं करने हैं, फर्दर चीज़ें नीट वाले के लिए, स्प्रिंट के लिए नहीं होती चीज़ें, इतना आप जान लोगे वो भी बहुत है आप लोगों के लिए। तो ये शेप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस तक का आपका सवाल इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अगर आप देखें, मैंने यहाँ पे y किस तरह से वेरी कर रहा है, तो पैराबोलिक है, तो y मेरे को निकालना आ गया कि कैसे मैं निकालूंगा, वो सारी बातें मुझे पता है। प्रेशर देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ऐसे था, तो प्रेशर इन द डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, तो देखो इसीलिए शेप ऐसे आई है। तो सारी बातें मेरी सेट बैठ रही हैं जो मैंने पढ़ा था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट अप्रोच मेरे को सिखानी थी, अप्रोच आप शेप कैसे निकालेंगे, वो टेन थीटा फोर्स वाली अप्रोच से आप निकालेंगे। तो अब ये मैंने क्या लिया, एच नोट 0, तो एच नोट 0 का मतलब ये है कि मैं थोड़ा इसको अलग वाले उससे ड्राइंग कर देता हूँ, ये चलो रेड ले लेते हैं, ये वाला। तो मान लिया कि ये कुछ ऐसे चली गई शेप, ये शेप कुछ इस वाली की बात कर रहा हूँ कि एच नोट 0 कर दिया आपने, ऐसा भी तो हो सकता है सिनेरियो कि शेप ऐसा, पर बनेगी वही पैराबोलिक, बनेगा पैराबोलॉइड ही, ठीक है, जिसकी इक्वेशन अगर एच ये आ गया तो अब इक्वेशन तुम्हारी ये बन गई। अब जैसे आपसे पूछ लिया गया कि प्रेशर बताओ कैसे वेरी करेगा, तो आपको प्रेशर, अगर यहाँ से आप यहाँ तक प्रेशर चल रहे हो, मान लो ये शेप है, इस वाली शेप के हिसाब से आपको प्रेशर लिखना पड़े, तो प्रेशर कैसे लिखोगे आप, पी नॉट प्लस रो जी वाई, पी नॉट प्लस रो जी वाई लिखोगे, नहीं लिखोगे। तो आपको प्रेशर अगर वेरी करना पड़ जाए तो आप प्रेशर वेरी कैसे करेंगे, पर्टिकुलर केस ले लेता हूँ मैं ताकि दिक्कत ना हो आपको। जैसे कि एच नॉट 0 वाला केस में ले लेता हूँ, ये वाला केस ले लिया कि जब मैं यहाँ से चलता हूँ, यहाँ से 1 से, और मान लो मैं यहाँ इस जनरल पॉइंट पे पहुँचा 2 पे, तो प्रेशर का वेरिएशन बताओ। तो भैया प्रेशर का वेरिएशन कैसे होगा, P2 विल बी इक्वल्स टू, कैसे लिखोगे आप, P नॉट प्लस रो जी वाई, ऐसे ही तो लिखता हूँ, और P2 विल बी इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो जी, और y की जगह आप क्या लिख दोगे, ये एक्स वाई के लिए मैं चीज़ें डिफाइन कर रहा हूँ, तो y विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, इन जनरल g से g कट गया, तो P2 विल बी इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, और 1 पे तो यहाँ आपको पता ये P नोट ही है, तो जब आप P2 माइनस P1 करेंगे तो आपका आंसर आएगा, P नोट कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि प्रेशर देखो आप, P2 पे प्रेशर क्या है ज़्यादा, जो कि मुझे पहले ही पता था, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन प्रेशर इंक्रीज होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन प्रेशर डिक्रीज होता है, तो ऑपोजिट चलोगे तो इंक्रीज होगा ना, तो वही तो हो रहा है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे ऊपर से ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो ऐसे है, ठीक है। क्या है जी प्रेशर का डिफरेंस, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इस पे सवाल, और सवाल कैसे आ सकता है कि भैया आप यही वाला मान लो, केस मान लो, आप इसको रोटेट कर रहे हो, तो ये आपको, आप इसको रोटेट कर, इसको सवाल में कन्वर्ट कर लेते हैं चलो, तो ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, आपको ओमेगा बताना है ताकि ये पानी बाहर ना निकले, इसकी एच हाइट तक ही पहुँचे, यानी कि ये शेप, तो वो ओमेगा बताना है, वो मैक्सिमम ओमेगा बताना है कि अच्छी कि ये इतना ही, बस इससे ज़्यादा करोगे तो पानी बाहर निकल जाएगा, ऐसे करके,
ठीक है? या ये शेप बननी चाहिए। इस शेप को बनाने के लिए, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? पानी बाहर वाला तो छोड़ो खैर, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें तो चीज़ें बहुत और डेटा वेटा होना चाहिए। लेकिन मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि ये शेप बन जाए, ये शेप बन जाए तो तुम क्या ओमेगा तुम्हारा होना चाहिए? तो अगर मेरा ये होना चाहिए तो मैं सिंपल लिखूँगा। इस तरह का अगर मुझे सवाल बनाना है तो मैं क्या लिखूँगा? मैं इस पॉइंट पे प्रेशर लिखूँगा, इस ए पॉइंट पे। सो पी ए विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा पी नॉट प्लस वाई कितना हो जाएगा? रो जी, और वाई कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स कितना हो जाएगा तुम्हारा? आर। अगर ये मुझे आर दे रखा है तो भाई वो तो देगा ना सिलेंडर का, आर स्क्वायर बाई टू जी। तो ये कट गया। ये मैं जनरल बता रहा हूँ कि अब आपको सवाल कैसे बनाने आने चाहिए। तो आप पी ए आपका निकल के आ गया कि भैया ये मेरे पास आ गया, या फिर इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है भाई, आपको पता ही है ना कि y इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू जी। सो वाई कितना है तुम्हारा? h ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू जी। इतना भी क्यों कर रहे हो जब आपको पूरी इक्वेशन पता है? तो ओमेगा कितना होना चाहिए तुम्हारा? टू जी एच बाई आर स्क्वायर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये तुम्हारा क्या होना चाहिए? ओमेगा। ये अगर ओमेगा है और ये सिलेंडर आर रेडियस का है, इस ओमेगा से आप रोटेट कर रहे हो तो आपको ये वाला ऐसी तरह की शेप मिलेगी। क्लियर है? तो इस तरह के सवाल ऐसे बनाए जाते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था, जो ये पूरा लेक्चर लेने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि आप समझो कि ये ऊपर क्यों ऐसे बनता, क्योंकि प्रेशर वही सेम है, बेसिक लॉजिक लेना है। लेकिन ये जो जितना ये फोर्स वाला जो एलिमेंट कैसे आएगा, आप कुछ मत करो, आप एक पॉइंट बनाओ, पॉइंट बना के आप उसी के फ्रेम में पहुंच जाओ, सारे फोर्स लिख दो लिक्विड वाले छोड़ के। ठीक है जी? उसका नेट लो, नेट के परपेंडिकुलर फ्री सरफेस होता है, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। अब जैसे कई बार सवाल आ जाता है फ्री सरफेस के ऊपर, तो ये तो आपको मैंने सारा समझाया, सारी चीज़ें, सारी बातें। अब जैसे सवालों की कुछ कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लो एक सवाल है आपका, ये सवाल आ गया कि ये सिंपल इस तरह का सवाल आ गया कि ये तुम चला रहे हो इसको ए एक्सेलरेशन से। ठीक है जी? ये जो भरा हुआ है बच्चे, ये जो भरा हुआ है, ये भरा हुआ है तुम्हारा 3 मीटर तक, और ये है बच्चे तुम्हारा 5 मीटर। समझते रहना, बड़ी अच्छी चीज़ है। और आपको ये बताना है, आपको ये बताना है मिनिमम एक्सेलरेशन। सवाल है मिनिमम एक्सेलरेशन सच दैट वाटर डस नॉट स्पिल्स आउट। ठीक है जी? कि पानी बाहर ना निकले। अब पानी बाहर ना निकले तो बच्चा दिमाग में एक ही चीज़ होता है कि अच्छी है, मास्टर ने सिखाया था कि सरफेस तो बना लूँगा चलो, तो तुरंत अपने दिमाग में सोचता है कि सर ने बताया था एम जी धरमान, एम ए धरमान, ये और ये दोनों कांस्टेंट है, तो सीधी सी बात है ऐसी लाइन खींचेगी, क्योंकि थीटा क्या रहना है? कांस्टेंट ही रहना है अब तो, क्योंकि वेरिएशन तो हो नहीं रहा। तो अच्छी है, चलो। तो दिमाग में एक बात आ गई कि शेप ऐसे हो जाएगी। अब ये कह रहा है सवाल कि मैक्सिमम यहाँ तक, अगर यहाँ से ऊपर गया तो पानी बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ तक ही ये झेल सकता है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये लिमिट आ गई। और ये मैं निकाल सकता हूँ थीटा, ये थीटा मैं निकाल सकता हूँ। तो मुझे पता है मेरा टेन थीटा क्या होगा? ए बाई जी। ये तो बात मुझे समझ में आ रही है कि टेन थीटा ए बाई जी, वो मैंने निकाला हुआ है। ठीक है? अभी अभी करते क्या आए हैं, तो इसलिए मैं वापस नहीं वो सब चीज़ें कर रहा हूँ। लेकिन अभी एक बात है कि वॉल्यूम ये शेप हो या ये शेप हो, पानी तो अभी बाहर नहीं निकला ना, तो वॉल्यूम तो कंजर्व ही रहेगा ना भाई। ये ऐसे होगा ना, ये ऐसे, तो वॉल्यूम तो ये जो भी कंटेनर है कंजर्व ही रहेगा, जितना पहले उतना बाद में। तो मैं अगर ये निकाल लूँ कि ये कितना नीचे गया है,
तो मेरा काम चल जाएगा। ये थीटा तो ये भी अल्टरनेट एंगल ए थीटा, तो ये भी थीटा बनेगा, ये भी थीटा बनेगा। तो मैं मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ कि भैया ये एक्स नीचे गया, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये कितना लेवल, कितना ऊपर कितना नीचे, क्या हो रहा है। तो ये जो है और मेरा ये मुझे गिवन है, ये आपको गिवन है 3 मीटर, और सॉरी ये पूरा डेटा मैंने नहीं देखा, ये है तुम्हारा 2 मीटर और 3 मीटर ये गिवन है। तो ये एक्स गया, तो वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम कितना था, आप वॉल्यूम लिखोगे तो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो लेंथ मैंने इतनी ले ली एल, वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम फाइनल। तो लेंथ की अगर मैं लेंथ इंटू कितना 5 इंटू पहले था 2, ये था नहीं था, एल इंटू 2 इंटू 5, फाइनल कितना बना गया ये ट्रेपजियम, तो इसका एरिया पैरेलल का सम इंटू ये वाली हाइट, तो हाफ इंटू कितना हो गया जी, ये वाला कितना हुआ 2 माइनस एक्स, तो ये हो गया जी आपका 3 प्लस 2 माइनस एक्स इंटू 5। तो अगर आप देखो 5 से क्या चला गया, 5 गया, इंटू एल भी है, एल तो दोनों ही केस में रहेगा, तो एल से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो एल तो ये तुम्हारा कट गया, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना बात को। अब ये आपने, ये कितना है आपके पास, 4 विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस 2 माइनस एक्स, तो ये x आपका आ गया 5 माइनस 4, सो x विल बी इक्वल्स टू 1 मीटर। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि अगर ये वाला x कितना है, ये 1 मीटर, ठीक है जी, ये थीटा है, ये थीटा है, ये 1 मीटर है, थीटा एंगल सेम है, तो ये भी कितना बनेगा, ये उतना ही ऊपर जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं भाई, ये 1 मीटर हो गया, तो आप ध्यान से देखो ये 1 मीटर है, अरे समझ रहे हो, ये 1 मीटर आया नहीं आया, तो ये भी तो, और ये अगर मैं निकालूं तो ये कितना था तुम्हारा 1 मीटर, क्यों, क्योंकि ये टोटल कितना था 2 मीटर, ये तो ऑलरेडी गिवन था, तो ये भी 2 मीटर ही होगा, टोटल 3 मीटर था, तो ये तो मुझे पहले ही पता था 1 मीटर, लेकिन मैं जानना चाहता था कि ये नीचे कितना चला जाए। तो अगर वॉल्यूम पानी बाहर नहीं निकल रहा है, तो जितना ये ऊपर जाएगा, समझाने वाली बात ये, उतना ही नीचे आएगा, ठीक है जी। तो अगर ये उतना ही नीचे आएगा तो मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ, टेन थीटा मेरा क्या आ गया जी, लगाओ टेन थीटा दिस डिवाइड बाई दिस, दिस डिवाइड बाई दिस, यानी कि ये P और ये बेस, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 5 विल बी इक्वल्स टू A बाई जी, क्योंकि टेन थीटा इससे ज़्यादा हुआ तो पानी बाहर निकल जाएगा, यानी कि A विल बी इक्वल्स टू G, यानी कि 10 इंटू 2 बाई 5 कट गया, तो एक्सेलरेशन आ गया तुम्हारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा मैंने क्या आपको इस पूरे लेक्चर के अंदर समझाने की कोशिश करी है, और फ्री सरफेस कैसे निकालते हैं, कैसे चेंज हो। अब जैसे वो सवाल है, एक सवाल एनएलएम में भी बड़ा सवाल आता है, आप कहोगे, अब आप कुछ भी करो, फ्री सरफेस की अगर शेप निकालनी है तो अब चीज़ें बहुत आसान है। जैसे कि ये ऐसे है, ये थीटा एंगल है, कुछ नहीं सोचना, बस जो जो सिखाया है वो करना है। और ये आपके पास है ऐसे, बीकर है एक, ये बीकर है, ये ऐसे है, ठीक है जी, और ये इधर की तरफ ऊपर से छोड़ दिया आपने तो एक्सेलरेट कर रहा है इधर। अब इसका एक्सेलरेशन वही है कि मैं पॉइंट बनाऊंगा, फ्री सरफेस मुझे नहीं पता, फ्री सरफेस के लिए मास्टर ने बताया था mg ले लो, तो mg तो इधर ही होगा, इसके अंदर जाके बैठ जाओ, इसके अंदर जाके बैठ जाओगे तो सूडो यहाँ लगाओगे, आप कहोगे हाँ सर ये तो बात सही है, ये ma इतना मुझे पता है। अब इतना पता है तुम्हें, तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर ये तो इधर आ जाएगा, तो कुछ शेप ऐसे होनी चाहिए, तो एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ एक्सेलरेशन क्या है आपका, जी साइन थीटा,
ये एंगल क्या है? थीटा। अब इसको मुझे तो नेट निकालना है, इन दोनों का नेट। अभी नेट निकाल नहीं रहा तो मुझे तो ऐड करना पड़ेगा, ये थीटा ये भी थीटा। तो ये एम ए का मतलब है एम जी साइन थीटा। एक्सेलरेशन जी साइन थीटा है ना। तो अब इसके भी कंपोनेंट कर लो। इधर क्या आ गया? एम जी साइन थीटा, वेट का कंपोनेंट आ गया, और इधर आ गया एम जी कॉस थीटा। मैंने कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया ना इसको। तो अब मैं ऐड करता हूँ भाई, इसका और इसका रिजल्टेंट लेना था, ठीक है। ये तो ठीक है, इधर ही है, इसके मैंने कंपोनेंट कर लूँ, क्या दिक्कत है? कंपोनेंट बनाए इसीलिए गए हैं। तो अब एक ये मेरे पास 3 वेक्टर आ गए, तो ये दोनों तो इक्वल हैं, कट गए। तो नेट फोर्स किधर आना है? इधर आना है, और नेट फोर्स के परपेंडिकुलर। इसीलिए इन सवालों में 4 डायग्राम होते हैं, सरफेस पैरेलल होती है। बच्चे को लगता है ऐसे है कि इधर जा रहा है, तो बच्चा ये सोचता है, तो ये वाला डायग्राम चूज़ करता है, जो कि गलत है। यहाँ जो नेट फोर्स आया है वो नेट फोर्स यहाँ है, और मैंने क्या बताया? नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होगा हमेशा सरफेस का एलिमेंट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये मैंने समझाने की इस पूरे लेक्चर में कोशिश करी है। जब तक वॉल्यूम बाहर नहीं निकलता है, जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर आएगा। वॉल्यूम कंजर्वेशन ये एक बार करके देख लिया, अब याद रखो, ठीक है। जितना ये नीचे आएगा उतना ये ऊपर जाएगा, अगर पानी बाहर नहीं निकला, क्योंकि मैंने वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाया है। जितना वाटर पहले उतना रिकॉल करा देता हूँ। ये एक स्पेशल टाइप है कि भैया ये इतना आ जाए, तो वाई मुझे पता ही है कि वाई कैसे चेंज होगा, वो वाई मैंने ये रखा, ठीक है जी। अब वाई एच हो जाए, ठीक है, वाई क्या हो जाए? एच हो जाए, तो ये एच रख लिया। ओमेगा आर हो जाए, कंडीशन रख ली, तो ओमेगा तुम्हारा ये आना चाहिए। प्रेशर वेरी कैसे करता है? सीधी सी बात है, प्रेशर P2 माइनस P1, आप इधर की तरफ चलोगे तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा, जो कि ये दिखाया हुआ है। P2 ज़्यादा है, इंक्रीज़ क्यों हुआ वो मुझे पहले ही पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, एक्सेलरेशन इधर है तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो चेंज। लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वेरी कर रहा है। जैसे जैसे आप ऐसे बढ़ोगे तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो प्रेशर में डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। इसलिए आप देखो यहाँ जो हाइट है बढ़ती 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 ऐसे बढ़ रही है, लेकिन लीनियर नहीं बढ़ रही, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट होता तो फिर तो ऐसे हो जाती शेप। क्लियर है? तो ये यहाँ मान लो ये शेप है, तो इन जनरल हम क्या करते हैं? एच नोट। तो मैंने डेरिवेशन कैसे किया? एच नोट से मैं ऐसे चल रहा हूँ, एच नोट से वाई पोजीशन तक गया मैं, समथिंग वाई। एक्स कहाँ गए? आप यहाँ तक गए ना। तो ये तो मैं ऊपर तक चला गया, पर मैं तो यहाँ तक के लिए लिमिट ले रहा हूँ। तो एच नोट से मैं गया, ये एक्स तक गए तो ये वाई पहुँच गया। तो ये लिमिट ले ली मैंने एच नोट से वाई तक। तो ये 0 से आप एक्स गए, तो यहाँ फिर एच तो आपका एच नोट से शुरू हो रहा है ना। लेकिन अगर ये वाली शेप बन जाए तो आपका एच नोट 0 हो जाएगा। कुछ नहीं, बस 0 रख लेना है इसको। तो वाई इक्वेशन जो आती है जनरल, वो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। कैसी आई है? पैराबोला। तो इसकी शेप पैराबोलिक शेप बनेगी। तो ये फ्री सरफेस के ऊपर पूरा लेक्चर था, स्टार्टिंग से शुरू करके प्रेशर के टर्म में। लेकिन ये फोर्स वाला मेथड हम यूज़ करेंगे हर जगह निकालने के लिए। आई होप कि आपकी ये बातें समझ में आई होंगी अच्छे से। अब हम अगली क्लास में, यहाँ हाइड्रोस्टैटिक का ये वाला पोर्शन थोड़ा सा खत्म होता है। अगले पोर्शन में हम बायोन्सी शुरू करेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आइस डाल दी वगैरह वगैरह, ये सारी बातें शुरू करेंगे।